लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। न्यूमेरिकल में भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमने कर लिया है। डिस्क्रीट मैंने स्टार्ट किया था, तो डिस्क्रीट के लिए कंडीशन जो है फिर से देखो जरा क्या बता रहे हैं। जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का जो पीरियोडिक सिग्नल का है वो होगा ए साइन ओमेगा एन, ठीक है। डिस्क्रीट के केस में या ई पावर जे ओमेगा एन इस टाइप का एक्सपोनेंट अगर है तो दोनों केसेस में जो है आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंटिन्यूस टाइम की जगह एन अगर लिखा हुआ है, मतलब टी की जगह एन लिखा हुआ है, इट मींस ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए पीरियोडिसिटी चेक करने का तरीका और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। कंटिन्यूस के केस में हम क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन कैपिटल टी, यहाँ से टी इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई टाइम पीरियड है। बट डिस्क्रीट के केस में दिस इज ओमेगा, ठीक है, इसको सब कुछ मैंने ओमेगा नॉट कंसीडर किया। ओके, तो यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगा ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है डिस्क्रीट का यहाँ से जो क्वेश्चन में गिवन है आपको कंपैरिजन करना है। मींस एन के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, साइन 2n, साइन 3 पाई एन, साइन 4 पाई एन या साइन 7 पाई डिवाइड बाई 3n, जो भी होगा एन के साथ कोफिशिएंट आपको वो ओमेगा नॉट कंसीडर करना है और उसमें डिवाइड बाई 2 पाई करना है आपको। सो जो वैल्यू होगी वो हम कंपेयर करेंगे m बाय n से, ठीक है, स्मॉल m बाय कैपिटल N। ये है आपका टाइम पीरियड निकालने का तरीका। कंडीशन क्या है कि अगर आपने ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 पाई किया है तो जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर रेशियो होगा m बाय n के फॉर्म में। m बाय n मतलब दोनों नंबर्स होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, रेशनल होगा मतलब सिस्टम। अगर आपका रेशनल नंबर आ रहा है कहीं पाई बाय 2, 2 बाय पाई, इस टाइप का कोई भी अगर आपको कंडीशन मिल रही है, इट मीन्स ये जो आपका सिग्नल है वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो ये इंटीजर होनी चाहिए m और n, ठीक है, m और कैपिटल N। तो ये पहला चेक है। जैसे ही आप डिस्क्रीट में पीरियोडिसिटी चेक करते हैं तो ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 पाई शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे कैपिटल N जो है वो है टाइम पीरियड, ठीक है। तो कैपिटल N आपका टाइम पीरियड है, रेशियो आपका m बाय n के फॉर्म में होगा। जैसे 4 बाय 8 है तो उसको आप लिखोगे 1 बाय 2। तो यहाँ पे n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू 2 और स्मॉल m इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जो आपका डिस्क्रीट सिग्नल है उसका टाइम पीरियड 2 है और वो इस m और n का सिग्निफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे m की हम बात करें तो m ये सिग्निफाई करता है कि जो भी आपका पीरियोडिक सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल, वो m नंबर ऑफ फुल साइकिल्स लेगा n रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। m नंबर ऑफ फुल साइकिल, इसका मतलब अगर ये 1 बाय 2 है तो ये 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक फुल साइकिल इसको रिक्वायर्ड है। कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल m नंबर ऑफ, अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो वो m नंबर ऑफ फुल साइकिल लेगा n रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। खैर इतने डिटेल में नहीं भी जाओगे तो आपको सिर्फ n चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको n क्या है ये ही देखना है, n की वैल्यू मैटर नहीं करेगी यहाँ, या ना ही n से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ n चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज होगी यहाँ पे एक्सपोनेंट के साथ e पावर से ओमेगा, तो आपको यहाँ से भी ओमेगा की वैल्यू डिवाइड बाय 2 पाई करके m बाय n फॉर्म में लेके आना है। फाइनली कैपिटल N इज टाइम पीरियड, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी सिंपलीफाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है sin 7 पाई बाय 3n, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस सिग्नल के लिए, इस डिस्क्रीट सिग्नल के लिए आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो करके बताओ जरा मुझे क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से करो जरा। n equal to 6. n इक्वल टू 6। सभी लोगों का आ रहा है, 7 बाय 6 आ रहा होगा m बाय n, यस सर। है ना। Yes. तो ये
टाइम पीरियड इसका 6 है, टाइम पीरियड इसका 6 है, और उस टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के लिए ये 7 फुल साइकिल जो है कंप्लीट करेगा। मतलब एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के लिए इसकी साइनसोडियल जो साइकिल्स होंगी, नंबर ऑफ फुल साइकिल, 7 फुल साइकिल्स टू कंप्लीट एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड आपका n इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे कितनी फुल साइकिल होंगी, यहाँ पे फुल साइकिल होंगी 7। तो यहाँ टाइम पीरियड से मतलब हमको हर 6 जो है n इक्वल टू 6 पीरियड के लिए 6 के बाद जो है n इक्वल टू 6 सेकेंड्स के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। सेम सिग्नल साइन 7/3n, इस केस में m/n रेशियो क्या होगा, 7.65। 7/6π। क्लियर है सभी को? तो क्योंकि ये इंटीजर का रेशियो नहीं है, इसलिए ये पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन डाउट यहां तक है किसी को? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जरा करके दिखाओ मुझे। सर हाँ, डिस्क्रीट में जो एम है वो कैसे रिवॉल्यूशन को बता रहा है? बेटा नंबर ऑफ फुल साइकिल जो साइनसोडियल की होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं साइन की वेवफॉर्म बनाता हूँ तो इसको मैं एक फुल साइकिल कंसीडर करूंगा, दिस इज वन फुल साइकिल। ठीक है, तो ऐसी कितनी फुल साइकिल चाहिए डिस्क्रीट को, ये सिग्निफाई करता है m। ओके सर। हाँ, सर एक बार 7 और 6 का जो है ग्राफ बना के दिखाइए ना, फुल साइकिल जैसे 7 हो गई। और क्या चीज? सर जो 7/6 आया था पिछली बार इंटीजर और टाइम पीरियड, सर उसका ग्राफ एक हाँ बार बना के दिखाइए, मैं साइन बेटा, कर लूंगा। डिस्क्रीट के लिए देखो थोड़ा सा जो है टाइम क्या कहते हैं कम है, पूरा पूरा प्लॉट में अभी नहीं बताऊंगा तुमको। ठीक है, क्या होगा आपका डिस्क्रीट सिग्नल आपको एक कंसीडर करना होगा। सपोज मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि कैसे बनाना है। किसी भी टाइप का नेचर जो है आप कंसीडर कर लो। साइक्लिक जो है पीरियड की बात कर रहे हैं, सपोज ये एक पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न के लिए मिनिमम टाइम पीरियड 6 है। तो जब मैं साइनोसोडियल से इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे साइनोसोडियल सिग्नल की कितनी साइकिल चाहिए होंगी, वो सिग्निफाई करता है m। ठीक है, तो यहाँ अगर m की वैल्यू 7 है, मतलब इस कंप्लीट पीरियड के लिए मुझे 7 नंबर ऑफ साइनोसोडियल की फुल साइकिल देनी होंगी, तब मुझे एक पीरियड जो है एटलीस्ट मिलेगा ये। और ग्राफ अगर जो चाहिए है तो वो ग्राफ में कहीं से, जो m की वैल्यू है हाँ वो मुझे m की समझ में आ रहा है वैल्यू आप लोगों का डाउट है। सेम सिग्नल में किसी ऐसे सिग्नल में m और n दोनों जो है जहाँ पे प्रेजेंटेड हो इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए ना, या वेवफॉर्म चाहिए, यस है सर, ना? उनके बीच में डिफरेंस भी हाँ चाहिए ठीक है, सर, मैं अभी एक मतलब। बात मैं चेक करता हूँ, अगर कोई ऐसा पॉसिबल केस होगा है ना जिसमें m और n साथ साथ ग्राफिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मीनवाइल अगर अगर कुछ पता लगता है ना, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, अगर मिलेगा तो मैं बताऊँ, थोड़ा वेट करो।
ओके, ठीक है। अभी उस टाइप का कोई केस तो मेरे पास है नहीं ना, मैंने चेक भी किया जिसमें आपका एम और एन सिग्निफाई होता हो। कल तक अगर कुछ क्वेश्चन या किसी ग्राफिकल फॉर्म में एम और एन का रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना। अभी के कंडीशन में आप ये समझो कि टाइम पीरियड अगर कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू भी अगर आप चेक करोगे तो एन की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि एन इक्वल टू 1 या 2, मिनिमम टाइम पीरियड जो है यहाँ पे 6 है। इसका मतलब कि इस टाइम पीरियड को अचीव करने के लिए एम और एन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एम और एन मिला के ही आपका सिग्नल पीरियोडिक हो सकता है डिस्क्रीट के केस में। और ग्राफिकल फॉर्म में जो है कैसे एम और एन रिलेट करते हैं चेक करता हूँ मैं, सर अगर कोई केस होगा। हाँ, एम की वैल्यू मतलब कंटिन्यूअस टाइम से डिराइव्ड है ना? नहीं बेटा, कंटिन्यूस एक्चुअली देखो क्या है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन भी है ना। मतलब जो साइक्लिक नेचर है वो ऐड हो जाता है आपके डिस्क्रीट के केस में, कंटिन्यूस के केस में वो चीज़ नहीं होती है। फिर ये साइनोसोडियल सिग्नल है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स इस सिग्नल को, डिस्क्रीट सिग्नल को पीरियोडिक बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमने डिस्क्रीट का कोई नेचर या कोई केस जो है हमने कंसीडर नहीं किया है पीरियोडिक सिग्नल टाइप का। जैसे आप ट्राइंगुलर बनाओ कंटिन्यूस के केस में, ये पीरियोडिक सिग्नल है। सेम सिग्नल डिस्क्रीट के केस में ऐसे केसेस लेने होंगे जहां डिस्क्रीट सिग्नल की कुछ फाइनाइट वैल्यू है, वो फिर इतने पीरियड के बाद रिपीट हो रहे हैं, वहां पे एम और एन को रिलेट किया जा सकता है। तो मैं देखूंगा अगर वो कोई केस मिलता है तो एम और एन का कंफ्यूजन तब दूर हो जाएगा। और अभी के केस में ये समझ लो कि एम पे उतना आप जो है डाउट क्रिएट मत करो अपने लेवल पे, क्योंकि जहां भी क्वेश्चन आएंगे एन मतलब टाइम पीरियड ही पूछा जाएगा आपको डिस्क्रीट के केस में। कहीं पे भी एम का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए किसी भी क्लासिफिकेशन में, इवन इफ आगे हम जब दूसरे क्लासिफिकेशन करेंगे जहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां भी आपको एम, इवन इफ आपको एम के बारे में नहीं पता है तो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। इस पे ज्यादा जो है जोर मत डालो, है सर एन जो ना। टाइम पीरियड है साइनसॉइडल वेव का, और कैपिटल सर एन एम, इज टाइम पीरियड। और सर एम क्या डिनोट करेगा? यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। एम सर बताता है कि एन टाइम पीरियड अचीव करने के लिए किसी भी सिग्नल को कितनी साइनोसोडियल साइकिल की जरूरत होगी। ओके। अगर एक फुल साइकिल की बात करूं मैं साइनसोडियल की, ये एक फुल साइकिल है। ऐसे इस डिस्क्रीट सिग्नल को अगर मुझे पीरियोडिक बनाना है तो कम से कम 7 नंबर ऑफ फुल साइनोसोडियल साइकिल्स की जरूरत होगी। क्लियर? ओके। और अपने लेवल पे आप एम और एन का रिलेशनशिप उससे भी चेक करना, ठीक है। कुछ नया मिलता तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी हमने लास्ट वाले केस में किया हुआ था मल्टीपल सिग्नल का एडिशन कंटिन्यूस के केस में, तो सेम चीज यहाँ डिस्क्रीट में भी हो सकती है। xn कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x1n प्लस x2n प्लस x3n एंड सो ऑन xn ऑफ n, ठीक है। तो इतने सिग्नल जब एडिशन के फॉर्म में या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं, प्लस माइनस कंसीडर कर लो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ देखो आसान है, सेम तरीका है। वहां सबसे पहले हम क्या करते थे, वहां की स्टेप बताओ। सबसे पहले इंडिविजुअल टाइम पीरियड इंडिविजुअल निकालते T1 T2, तो यहाँ कैलकुलेट हैं N1 N2 कैलकुलेट, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप N1 N2 सो ऑन अप टू Nn। फिर सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते थे, रेशो। रेशियो लेते थे वहां, ठीक है। यस अब सर। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रीट का केस है तो इंडिविजुअल पीरियड आपको चेक करने हैं कि वो इंटीजर रेशियो, मतलब m और n का रेशियो इंटीजर है या नहीं। मतलब पहले ही नंबर पे आपको वो चेक करना है। वहां तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि इंडिविजुअल T1 T2 अगर इरेशनल नंबर भी है, रेशियो जो है इंटीजर का नहीं है, तो भी सिग्नल पीरियोडिक होता था। जैसे टाइम पीरियड π/2 हो सकता है किसके केस में, कंटिन्यूस के केस में, बट डिस्क्रीट के केस में ये ए पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। π/2 यहाँ पे अलाउ नहीं है, 2/π अलाउ नहीं है, वहां पे 2/π अलाउ नहीं है, वहां पे भी, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ इंटीजर नंबर का ही रेशियो, मतलब m की वैल्यू नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, n की वैल्यू भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकती डिस्क्रीट के केस में। तो इंडिविजुअल में आपने चेक ऑलरेडी कर लिया है। अब आप
वहां पे नेक्स्ट स्टेप करते थे T1 T2 का रेशियो, T1 से लेके जितने भी एक को फिक्स किया और बाकी सबको डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ही आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ N1 N2 N3 अप टू Nn, ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू एलसीएम ऑफ N1 N2 अप टू Nn। मतलब कि आपको यहाँ पे रेशियोज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लो, जो भी एलसीएम होगा वो आपका टाइम पीरियड है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप जल्दी से बताओ जरा करके। cos पाई बाय 3n प्लस साइन पाई बाय 5n प्लस cos पाई बाय 4n प्लस साइन पाई बाय 6n। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ मुझे। आसान है। किया किसी ने? तो 30। 30। बाकी लोग चैट बॉक्स में बाकी लोग भी बताओ। कैपिटल N1 6 और 10 8 12, यही है। सर 120 आ रहा है। यस सर 120 आ रहा है। यस सर 120 आ रहा है। हाँ बेटा, तो 30 तो नहीं आएगा, 6 10 8 12 का मल्टीपल 30 नहीं है ना। यस लीस्ट सर। मल्टीप्लिकेशन जो होगा क्या आ रहा है, 120 ना। यस सर। यस सर। हाँ 120 ठीक है, 60 भी नहीं होगा, पहली बार 120। चाहो तो निकाल के देख लो, 6 8 10 12। थ्री, फिर 2, तो 2 5 और 3 तीन हो जाएंगे। ज़्यादा लिख दिया क्या? अच्छा यहाँ पे नहीं चेंज किया, 8 तो 2 हो जाएगा, तो 1 2 की जरूरत नहीं होगी। सिक्स बाई 3, this is 4 5 and this is 2, तो 2 से किया 2 5 1, तो 2 और 5। हाँ 120 होगी वैल्यू, सही है। ठीक है, या चाहो तो चेक भी कर लो। अब यहाँ तक तो हमने जो है सारे ऑलमोस्ट जो है केसेस कर लिए। तुम लोगों का जो पहला वाला पॉइंट कंटिन्यूस के केस में जो है कुछ लोगों ने जो किया था डिस्कस, वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका है कंटिन्यूस के केस में टाइम पीरियड निकालने का। कंटिन्यूस में जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है सपोज ये, ठीक है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यूस के केस के लिए करते हैं। cos पाई बाय 3t प्लस साइन पाई बाय 5t प्लस cos पाई बाय 4t प्लस साइन पाई बाय 6t। इसका मुझे कंटिन्यूस के केस से जो तरीका जो आपने सीखा है उसे टाइम पीरियड t कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए।
जल्दी से करना लेकिन T1 T2 T3 T4 देन रेशियो, फिर थर्ड में डिनोमिनेटर का LCM उसको T1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो T1 कितना आ रहा है 2 6 पाई बाय 6 बाय 1, T2 10 10 बाय 1, T3 8 बाय 1, T4 12। तो LCM 1 आ गया इंटू 6, 1 इंटू 6 यही होगा T। सर रेशो अच्छा हाँ रेशियो में कुछ और हो जाएगा। T1 और T2 का रेशियो लो जरा 3 बाय 5 5, 3 बाय 4, 1 बाय 2। तो यहाँ तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 है ना, और 20 इंटू 6 120, 20 इंटू 6 120। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं जो लॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल जो है रेशियो जो है T1 T2 के वो इंटीजर है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं हुई। अब सेम चीज को आप कैसे कर सकते हो, आप ये स्टेप करो T1 T2 T3 T4, इसके बाद आप डायरेक्टली LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर ले लो। न्यूमरेटर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, न्यूमरेटर किसमें, न्यूमरेटर क्या होंगे T1 T2 T3 T4 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी होगा वहां की बात हो रही है। ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 6 10 8 12 का जो है आपको एलसीएम लेना होगा। लो क्या मिलेगा 120 ही मिलेगा। 120 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सभी 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ये डायरेक्टली आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किए हैं सभी क्वेश्चन में आप ये तरीका अप्लाई करोगे आपको सेम आंसर मिल जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको ध्यान देना है कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और करता हूँ मैं पीरियोडिसिटी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, ठीक है, और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। स्टिल एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी करके बताओ मुझे आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन में। सर 1 मिनट स्लाइड अप कर दीजिए सर, लिख नहीं पाते। ओ हो गया सर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये है साइंस का, ठीक है, साइंस का ठीक है। सेकेंड इज cos of t प्लस साइन ऑफ √2t। क्वेश्चन 3 cos स्क्वायर n पाई बाय 8। चलो ये 3 के लिए बताओ जरा आंसर क्या क्या होगा। सर फर्स्ट के लिए पाई, क्या फर्स्ट के लिए पाई, हाँ, सेकेंड के लिए सभी के आंसर बता दो। सभी का पाई आ रहा है, इसके लिए इसका पाई, इसका क्या है सर सेकंड के लिए 2 पाई, सेकेंड के लिए 2 पाई, बाकी लोगों का बाकी लोग इतने सारे लोग क्लास में हो, किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कुछ बन भी रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हो है ना, और शांत बैठे रहोगे तो कुछ नहीं पता लगेगा।
सेकंड वाले का क्या आ रहा है, बाकी लोगों को बताओ जरा। 2 पाई सर। कितने लोगों का 2 पाई आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी जरा लिख के बताओ। सर सेकंड एपीरियोडिक होगा। सेकंड एपीरियोडिक होगा। सेकंड सिग्नल यहाँ दिख रहा है, एपीरियोडिक सिग्नल है ये, इसका पीरियड कैसे निकाल लोगे? इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, और इसका 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। तो ये क्या है? अभी चलो इसके बाद, अभी तुमने इंडिविजुअल चेक नहीं किया, अब एक काम करो, 2 पाई डिवाइड बाय रूट 2 पाई करो, रेशियो क्या आ जाएगा? 1 बाय सॉरी रूट 2 आ रहा होगा रेशियो। यस सर। हाँ, तो रूट 2 बाय 1 ये रैशनल नंबर है, रूट 2 बाय 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंस्ट्रेंट जो था चेक कर नहीं हो रही, तो ये पीरियोडिक सिग्नल है। इसके लिए cos स्क्वायर n पाई बाय 8 सर 8/n। 8/n या n की वैल्यू बताओ, कैपिटल N की वैल्यू मुझे। कैपिटल N क्या होगा? सिक्सटीन। 16 आ रहा है। नो सर सॉरी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 बाय 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से। पहली बात, इस टाइप के सिग्नल इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना होगा। सर n8 आ रहा है तो है ना, पहले इस फॉर्म में लिखना होगा। cos स्क्वायर कभी भी स्क्वायर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही जब मल्टीप्लिकेशन में सिग्नल लिखे हुए हैं तो उनको आपको ऐड करके, मतलब जो है उनका एंगल ऐड करना होगा, एंगल चेंज करना होगा। स्क्वायर में डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस cos n पाई बाय 4 होल डिवाइड बाय 2। तो डीसी अगर ऐड है, ध्यान रखना, डीसी से सिग्नल का लेवल जो है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले किया हुआ है, ठीक है, सिग्नल का लेवल ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है, बट पीरियोडिसिटी वाला नेचर चेंज नहीं करता डीसी। तो डीसी को आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी के साथ जो एसी टर्म है, मतलब पीरियोडिक सिग्नल जो लिखा हुआ है, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। इसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डीसी का। डीसी इज ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा प्रेजेंट होगा, तो लेवल चेंज हो जाएगा, मतलब नेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेवल चेंज होगा। क्या कौन सा डिवाइस था जो हम लोग यूज करते थे, बताओ जरा, लेवल चेंज करने के लिए? ये डीसी लेवल चेंज कैसे किया जाता है? डीसी सर क्लैंपर। क्लैंपर से डीसी लेवल चेंज किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? नेचर वाइज सिग्नल जो है या तो एनर्जी सिग्नल होता है या पावर सिग्नल, ठीक है। तो आप किसी भी सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो गिवन सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल? उसका तरीका क्या है? तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दोनों के केसेस में फॉर्मूला जो कैलकुलेट करने का एनर्जी, आपको सिग्नल की एनर्जी और पावर कैलकुलेट करना होगा, तब आप बता सकते हैं कि सिग्नल किस टाइप का है, एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। एनर्जी कैलकुलेट अगर आपको करना है ई, तो ई की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी ई कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सिग्नल का ई कैलकुलेट करना, मतलब एनर्जी कैलकुलेट करना अगर आपको, तो जो फॉर्मूला है कंटिन्यूस के केस में वो है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। और ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और आगे कुछ और टॉपिक हैं जो भले अभी आपके साथ प्रेजेंट नहीं होंगे शायद कंटिन्यूस वाले पूरे ट्रांसफॉर्म में, बट यहाँ से आपको
पार्सेवल्स थ्योरम जो है तभी कैलकुलेट कर सकते हो, पार्सेवल थ्योरम के क्वेश्चन तभी बन सकते हैं जब आप एनर्जी और पावर निकाल सको किसी भी सिग्नल की। तो एनर्जी का फॉर्मूला है किसी भी सिग्नल xt का अगर एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको उस सिग्नल का पहले मॉडुलस लेना होगा। मॉड क्या होता है? 2 sin ओमेगा टी। इसका मॉड कितना होगा बोलो? 2 sin ओमेगा टी। और -2 sin ओमेगा टी का मॉड 2 sin ओमेगा टी। sin omega t. अच्छा, और प्लस 2 2j sin omega t. हाँ प्लस 2j sin ओमेगा टी का मॉड क्या होगा? सर इस पे अंडर रूट मॉडुलस क्या होता है? सर कॉम्प्लेक्स में अंडर रूट मॉड ऑफ 2j, मॉड ऑफ 2j 2। ये तुम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा है कि नहीं? यस सर 2 आएगा। हाँ, रियल पार्ट पर जो है कंसीडर करोगे, ठीक है। तो आपको मॉडुलस लेना, सिग्नल आपको देखना होगा सिग्नल कैसा है, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आपको कंसीडर करनी होती है, और अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो रियल पार्ट आपको कंसीडर करना होगा, क्लियर? या कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो रियल पार्ट है इसका जो मॉड है √a² + b² मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इसको भी अगर आप जैसे कंपेयर करोगे ना 2j, तो इसको a + bj, a + ib जो भी फॉर्म है, तो √a² + b² ये होता है मैग्नीट्यूड, ये मॉड होता है। क्योंकि यहाँ रियल पार्ट 0 है तो आपको 2 sin ओमेगा टी का स्क्वायर करना होगा रूट में, फाइनली यू विल गेट 2 sin ओमेगा टी ओनली। तो j इग्नोर मारो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मॉडुलस लेना जरूरी है सिग्नल का, ये भूल मत जाना। जब आपने मॉडुलस ले लिया फिर आपको क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यू आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, एनर्जी के केस में आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, या मॉड ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया और उसको आप इंटीग्रेट करोगे विद इन -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, विद इन -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट उसको इंटीग्रेट करोगे, तो जो वैल्यू होगी वो दिए हुए सिग्नल xt की एनर्जी होगी E। क्लियर है सभी का फॉर्मूला ये? ऐसे ही पावर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/2t -t से +t सर ये mod of एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट xt है। होल स्क्वायर dt। तो यहाँ कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। क्या चेंज है? पहला लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, आप पहले इनफिनाइट से इनफिनाइट, -इनफिनाइट से +इनफिनाइट इंटीग्रेट करते थे, एनर्जी इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्लियर? पावर में -t से +t के केस में आप +t के लिमिट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने इंटरवल में आपने इंटीग्रेट किया है, जैसे मैंने -t से +t तक किया है, तो दोनों का ड्यूरेशन -t से लेकर +t, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 2t। 2t, तो मैंने 2t से डिवाइड कर दिया। कुछ टेक्स्ट बुक में, अभी से बता दे रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट बुक में ये 1/2t की जगह 1/t लिखा होगा, तो वहां लिमिट क्या लिखी होगी बताओ जरा? -t/2 से t/2। हाँ, ठीक है। तो आप समझो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1/t -t/2 से +t/2, 1/t 0 से t, 1/2t 0 to 2t, 1/2t -t to +t। तो एक्चुअली क्या कर रहे हो आप, जितना इंटरवल आपने कंसीडर किया है उतने से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बार बताओ, टी की अगर बात करें तो टी क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट इज टी? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो जो पावर निकाल रहे हैं उसमें हमने सिग्नल को क्या कंसीडर किया है? ये कंसीडरिंग सिग्नल क्या है? टी कब पता लगेगा? जब सिग्नल पीरियोडिक होगा। यहाँ पे हमने कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ टाइम पीरियड टी लिखा है, इसका मतलब हमने कंसीडर किया है, ठीक है, कि सिग्नल पीरियोडिक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा टाइम जो आपका सिग्नल है वो पीरियोडिक ही होगा तभी आप पावर निकाल पाओगे, बट 90% मैक्सिमम केसेस ऐसे होंगे कि आप जो है पीरियोडिक सिग्नल को ही आपको पूछा जाएगा पावर निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है? ऑल पावर, सॉरी, ऑल
periodic, all periodic signals are पावर सिग्नल। मतलब सारे के सारे पीरियोडिक सिग्नल। क्यों? अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो टी दिया होगा जरूर, और टी गिवन है तो आप ई कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे पी। मैं कंडीशन भी बताऊंगा कि कब एनर्जी सिग्नल होगा, कब पावर सिग्नल होगा, बट समझो कि जहां टी मेंशन है फॉर्मूले में वो है पावर के लिए, ठीक है, पावर के फॉर्मूले में। तो जो सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल होगा उस सिग्नल में टाइम पीरियड गिवन होगा टी, और टी गिवन है मतलब वी विल कैलकुलेट डायरेक्टली या वी विल अप्लाई डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, पी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो इसका मतलब सारे के सारे पीरियोडिक सिग्नल आपके पावर सिग्नल होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब कि सारे के सारे पावर सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल नहीं होंगे। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा, बट हम उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे या वी विल कंसीडर दैट सिग्नल टू बी पीरियोडिक सिग्नल, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे पावर। ठीक है, ऐसे केसेस में बताऊंगा जहां पे टाइम पीरियड आपको जो है पता नहीं होगा, स्टिल यू कैन कैलकुलेट पावर। ठीक है, तो इतना क्लियर है अभी? फॉर्मूला क्लियर है कंटिन्यूअस के लिए? कोई डाउट हो तो बताओ, हाँ या नहीं बताओ, क्लियर है नहीं? सर एनर्जी और पावर सिग्नल का मतलब क्या हुआ? बेटा क्या है कि जब सिग्नल की बात करते हैं ना, तो नेचर में या तो सिग्नल एनर्जी कंटेन करेगा कुछ या पावर करेगा। तो सिग्नल के क्लासिफिकेशन में हमने जो है सिग्नल का नेचर किस टाइप का होगा, एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, उसको हमने रिलेट किया है एनर्जी और पावर के फॉर्मूले से। किसी भी सिग्नल की अगर एनर्जी की बात करोगे, पावर का फॉर्मूला तो शायद मेरे को लगता है कुछ लोगों को ये पता होगा, ऐसे पावर निकालते हैं जिसने ए साइन ओमेगा टी का पीरियोडिक जो है, मतलब ये आप लोग आई थिंक 10th 11th से करते आ रहे हो, साइनोसोडियल की पावर ए साइन ओमेगा टी, ये साइनोसोडियल सिग्नल है, एसी सिग्नल। इसका पावर क्या होता है? ए स्क्वायर बाय 2। सभी लोगों को पता है ना ये? ये सभी लोगों को पता है पी की वैल्यू ए स्क्वायर बाय 2 होती है साइनोसोडियल के लिए। वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है। ये फॉर्मूला याद है? किसी को याद है? P इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है साइनसोडियल का। कभी सुना है या पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा तो नहीं बोलो। यस सर। तो क्या होता है, नेचर वाइज कोई भी सिग्नल या तो पावर कंटेन करेगा कुछ या कुछ एनर्जी कंटेन करेगा। ठीक है, या तो उसमें कुछ एनर्जी होगी या कुछ उसमें पावर होगा, तभी वो सिग्नल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर सकता है। नेचर में सिग्नल अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसका मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी या कुछ पावर होगा। तो दोनों अलग अलग टाइप के सिग्नल हो सकते हैं। हो सकता है सिग्नल में कुछ एनर्जी कंटेन की हो, पावर नहीं है, या पावर होगा एनर्जी नहीं है। मतलब सिग्नल का नेचर एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल, उसके लिए हमने एनर्जी और पावर का फॉर्मूला पहले इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बताऊंगा कि कब सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा और कब। दोनों में समझो, दोनों में एक्चुअली अगर वैसे समझा जाए सिग्निफिकेंट, जो हम लोग एनर्जी और पावर का सिग्निफिकेंट समझते हैं, इसका मतलब उससे कुछ आउटकम लिया जा सकता है। ईदर इट इज कंटेनिंग एनर्जी और पावर, दोनों में कुछ जो है आप उससे वर्क ले सकते हो, उससे कुछ आउटकम ले सकते हो। ठीक है, तो वैसे जो है डिफरेंशिएट मत करो। मैं नेचर वाइज सिग्नल एनर्जी होगा या पावर होगा, इसके लिए मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। पावर का पहले से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व किया, और एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट थिंग कि कब सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा और कब पावर सिग्नल होगा। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को अगर मैं एनर्जी सिग्नल बोलता हूं, फॉर अ सिग्नल टू बी एन एनर्जी सिग्नल, किसी भी सिग्नल को एनर्जी सिग्नल तब बोला जा सकता है, कब बोला जा सकता है? जब एनर्जी जो है सिग्नल की फाइनाइट है एंड पावर जीरो पावर जीरो है।
ठीक है, किसी भी सिग्नल को एनर्जी सिग्नल हम तभी बोलेंगे जब उस सिग्नल की एनर्जी जो है वो फाइनाइट है और पावर उसका 0 है। तो एनर्जी फाइनाइट और पावर 0 कैसे करके निकालोगे? कैसे निकालोगे? P is equal to d by dt. P इक्वल टू डी बाई डी टी। मैंने बेटा जो कराया है वो देखो ना, Yes, sir. डी बाई डी टी कहाँ से आ गया? ये तुम लोग अपना जो एनर्जी और पावर का फॉर्मूला जो रिलेट किया हुआ है E इक्वल टू डी, जो डिफरेंशिएट वाला, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। एक बात बताओ, जब तुम्हारा जो तुमने फॉर्मूला बताया है E इक्वल टू P इक्वल टू डी बाई डी टी इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो 0 ही आना है। ये सब रिलेशनशिप नहीं, आपके पास E का फॉर्मूला है, ठीक है, जो, और P का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने हैं जो मैंने इससे जस्ट पहले लिखे हुए हैं कंटिन्यूअस के लिए। क्लियर है सभी लोगों को? पीरियड इनफाइनाइट, क्या बेटा? टाइम पीरियड इनफाइनाइट, तब तो पावर 0 होगी सर। अब अभी मैं तुमको बताऊंगा तो कोई जरूरी नहीं है ना। जो है एक्चुअली सही है वो लॉजिक, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, बट उसको वैसे कंसीडर नहीं कर सकते टाइम पीरियड इनफाइनाइट। उसका मतलब ये है कि सिग्नल एपीरियोडिक होगा। ओके सर। टाइम पीरियड इनफाइनाइट बोल रहे हो, या कन्वर्सली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वो सिग्नल पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा आगे देखते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, न्यूमेरिकल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा केस, फॉर अ सिग्नल टू बी पावर सिग्नल, ठीक है, इसके लिए कंडीशन, जो एनर्जी होगी सिग्नल की वो इनफाइनाइट और फाइनाइट होगा। क्लियर है? एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी फाइनाइट होती है, पावर सिग्नल के लिए पावर फाइनाइट होता है। याद रखने का तरीका, एनर्जी है तो एनर्जी फाइनाइट और पावर है तो पावर फाइनाइट। बट एनर्जी सिग्नल की पावर 0 होती है और पावर सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट होती है। ये सिग्निफिकेंट भी जो है, ये कैसे अगर आ रहा है इसका आंसर, वो जब आप एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आप पावर और एनर्जी के फॉर्मूले से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है पहले मैं लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, तुम्हारे पास एक सिग्नल है e पावर माइनस AT e पावर माइनस AT u ऑफ t, ये सिग्नल है। अब इस सिग्नल की एनर्जी और पावर कैलकुलेट करना है, और ये भी बताना, मतलब आपको बताना है पहले कि ये एनर्जी सिग्नल है, E और P किस टाइप का सिग्नल है, और जिस टाइप का भी सिग्नल है उसकी वैल्यू, अगर एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी कैलकुलेट करो, पावर सिग्नल है तो पावर कैलकुलेट करो। तो इस सिग्नल को हमको चेक करना है कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनर्जी का। हमको E का फॉर्मूला पता है और P का पता है, तो पहले वी विल कैलकुलेट E, पहले E कैलकुलेट करेंगे और फिर P। फिर मैं और तरीके बता दूंगा आइडेंटिफाई करने के, बिना जो है कैलकुलेशन के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी सिग्नल को, एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड्स, और डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो पहले आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल कैलकुलेट E एंड P, और हम चेक करेंगे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ऐसे ही P, वॉइस आ रही है, फाइनाइट है या 0 है? यस वॉइस लैग तो नहीं है? नो सर। No, sir. हाँ, तो अब मुझे बताओ E का फॉर्मूला क्या था, बोलो। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड मॉड ऑफ, ऑफ p स्क्वायर dt। ठीक है। तो E Yes, कैलकुलेट sir. करने के लिए हम इस सिग्नल को माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक e पावर माइनस AT ut का मॉड लेंगे और स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे, यही होगा। Yes, sir. ठीक, करो।
1/2 है। एक मिनट, e पावर माइनस 80 ut का मॉड क्या होगा? मॉड क्या होगा इसका? मॉडुलस सेम सिग्नल e पावर माइनस 80 ut माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, और e पावर माइनस 80 ut अब इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो जरा, यहाँ पे मैं ये ऑब्जर्वेशन एक बार बता रहा हूँ, हर जगह ये कॉमन है। आपको सिग्नल में ut, ठीक है, जनरली ut मिलेगा ज्यादातर, या ऐसे और भी सिग्नल जो नॉन सिग्नल है वो मिल सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे नॉन सिग्नल आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। इनका काम क्या होता है? ut की अगर मैं बात करूं तो ut क्या होता है? ut की वैल्यू 1 होती है कब? T is greater than 0. और 0 होती है t लेस देन 0 पे। तो लिमिट ऑफ इंडिकेशन क्या है यहाँ पे? -∞ to ∞. ठीक है, तो मुझे ये बताओ ut की अगर मैं बात करूं तो माइनस इन्फिनिट से लेके 0 तक कितना है वो? 0. तो हमेशा लिमिट ऑफ इंडिकेशन चेंज होगी कब? जब ut प्रेजेंट है। अब एक चीज और बताओ, ये है ut, ut का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, ut ही मिलेगा। क्लियर है? ut का अगर आप स्क्वायर करोगे तो सेम सिग्नल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक है, तो इस ut से क्या क्या चीज होने वाली है? लिमिट ऑफ इंडिकेशन चेंज होगी, 0 से हो जाएगा ये इनफिनाइट, और e की पावर अब माइनस 280. ठीक है, और dt यहां से कितना आ गया? e 1/2 है. सभी लोगों का आ गया? चेक करके बताओ जरा बाकी लोग, सभी लोगों का ये आंसर आ गया क्या? Yes, sir. सेम सभी लोगों का आया? यस सर। ठीक है, तो हम अब जाएंगे अपने ओरिजिनल केस में, जो हमने एनर्जी और पावर सिग्नल के लिए कंडीशन बताई है। तो कंडीशन में जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू है। यस सर. फाइनाइट, तो जो भी फाइनाइट आता है सिग्नल का नेचर उसी टाइप का होगा। जैसे अगर एनर्जी फाइनाइट आ गई तो सिग्नल का टाइप क्या होगा? Energy signal. एनर्जी। तो इसका मतलब एनर्जी सिग्नल. ये है एनर्जी सिग्नल। तो आपको पावर कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही आपको पता लगा कि एनर्जी सिग्नल, जैसे ही आपने ई कैलकुलेट किया और ई की वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई, ठीक है, तो ये एनर्जी सिग्नल हो गया। हो सकता था कि अगर ये पावर सिग्नल दिया होता तो मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट करता और ई की वैल्यू इनफिनाइट आती, तो उस केस में मुझे सेकेंड वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा पी निकालने के लिए, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू पी की आ सकती है, ई की नहीं, पावर सिग्नल के लिए। ऐसे ही एनर्जी सिग्नल के लिए ई की वैल्यू आएगी फाइनाइट, पावर होगा 0। तो आपको एक ही केस साथ लेके चलना है, कोई जरूरत नहीं है अपने आप से एक्स्ट्रा सॉल्व करने की। मतलब आपको ये चेक करना है, ई के लिए पी कैलकुलेट करो, मतलब एनर्जी सिग्नल के लिए पी नहीं करना, और पावर सिग्नल के लिए एनर्जी नहीं करनी। कहीं पूछे नहीं जाएंगे, किसी भी एनर्जी सिग्नल के लिए पावर नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 0 है, और पावर सिग्नल के लिए एनर्जी इनफाइनाइट है, इसलिए ये पूछे नहीं जाएंगे। तो आप जैसे ही फाइनाइट आंसर लेके आते हो, अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको वहीं रुक जाना है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को तरीका नहीं पता था क्या कि सिग्नल एनर्जी है या पावर सिग्नल है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? रुक जाना जरा।
हाँ, तो ये जो है यहाँ इस क्वेश्चन में आप ध्यान क्या रखना है कि कभी भी यूटी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसे लिमिट चेंज करनी है। स्क्वायर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यूटी के केस में, तो यूटी विल यूज ओनली टू चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैं शॉर्टकट तुम लोगों को बता रहा हूँ किसी भी सिग्नल को हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्नल इज एनर्जी और पावर सिग्नल। ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो जरा ये ऑब्जर्वेशन। आप लोगों को सिग्नल या तो ग्राफिकल गिवन होगा, ठीक है, या सिग्नल आपको मैथमेटिकल, दो टाइप की सिग्नल पॉसिबल है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन होगा मतलब ग्राफ बना होगा, या न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो है आपको मैथमेटिकल फंक्शन लिखा होगा। जैसे अभी हमने यूज किया e⁻⁻80 ut। मैं चाहता तो सेम क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता था, फाइंड गिवन सिग्नल इज, यहाँ पे वैल्यू 1, फाइंड वेदर द गिवन सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। ठीक है, और बाइस डायरेक्शनल, दोनों इस टाइप का प्लॉट पूछ सकता था। तो आपको किसी भी सिग्नल को आइडेंटिफाई करने का स्टेप जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैथमेटिकल पे भी अप्लाई हो जाएगा ये, और आपके फंक्शन जहाँ पे दिए हैं उस केस में भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो देखो जरा ध्यान से। चेक एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल एट t टेंड्स टू प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आपको सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेक करना है कहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी में और माइनस इन्फिनिटी में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या क्या एम्पलीट्यूड मिल सकता है आपको t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में? बोलो जरा जल्दी जल्दी, क्या क्या हो सकता है एम्पलीट्यूड? अरे क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ जरा। एम्पलीट्यूड चेक करोगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है? न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा, पॉसिबल केसेस पूछ रहा हूं मैं। चैट बॉक्स में बताओ, एक तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो। तुम लोगों की वॉइस में लैग है जो मुझे सुनाई दे रही है, मेरी आवाज भी सेम लैग के साथ आ रही है क्या? चैट बॉक्स में बताओ, आवाज क्लियर है? क्लियर है। बाकी लोगों को हाँ, तो सुनो मेरा क्वेश्चन है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, मतलब नॉट कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं एम्पलीट्यूड की, सिग्नल के एम्पलीट्यूड की t टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी में। नेक्स्ट लेक्चर है क्या अभी इसके बाद? नो सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा, तो बताओ जरा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। इतना सोचना क्यों बेटा, बहुत जो है लिमिटेड केसेस हैं। हाँ, इनफाइनाइट, जीरो, कांस्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइट हो सकता है, जीरो हो सकता है, कांस्टेंट, यही केसेस पॉसिबल हैं। तो क्या हो सकता है अब इनकी कॉम्बिनेशन, मतलब t टेंड्स टू, एक बार प्लस इन्फिनाइट पे देखना है, और t टेंड्स टू माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, तो ध्यान से समझो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। एक इन्फिनाइट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब पॉजिटिव में इन्फिनाइट हो या नेगेटिव में इन्फिनाइट हो, और उसके साथ या तो पॉजिटिव में इन्फिनाइट दूसरी साइड जीरो, पॉजिटिव में इन्फिनाइट दूसरी साइड कांस्टेंट, नेगेटिव में इन्फिनाइट दूसरी साइड जीरो, नेगेटिव में इन्फिनाइट दूसरी साइड कांस्टेंट, या दोनों साइड इन्फिनाइट, पहला कॉम्बिनेशन। तो इन्फिनाइट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा, जीरो एक साइड, ठीक है, अब बचा हुआ कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा साइड कांस्टेंट या जीरो। क्लियर है? क्यों इन्फिनाइट वाला केस अब मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा, इन्फिनाइट एक साइड, तो यहाँ पे जीरो, इन्फिनाइट और कांस्टेंट ये हो सकते हैं। थर्ड केस कांस्टेंट और अंदर कांस्टेंट। क्लियर है? ये केसेस क्लियर हैं कि आप जब चेक करोगे तो एक x का पॉजिटिव साइड होगा और x का नेगेटिव साइड, तो हम इसको मानेंगे प्लस इन्फिनाइट और ये टूवर्ड्स
माइनस इन्फिनाइट। तो x टेंड्स टू प्लस इन्फिनाइट मतलब राइट मोस्ट में एक बार चेक करना है और एक बार लेफ्ट मोस्ट में चेक करना है, ठीक है, कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड वहां पे इन्फिनाइट है, जीरो है, माइनस इन्फिनाइट है या कांस्टेंट है। अगर एक तो हमने जो है पूरे मतलब जो पॉसिबल केसेस हैं उन पूरे सैंपल स्पेस में मैंने ये कंसीडर किया है कि अगर एक भी साइड वो कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में, मतलब या तो प्लस इन्फिनाइट में या माइनस इन्फिनाइट पे एम्पलीट्यूड जो है आपका इन्फिनाइट हो गया, तो नेचर कैसा इस टाइप का होगा। मतलब यहाँ ऐसा जो है एक साइड टूवर्ड्स इन्फिनाइट और दूसरा साइड टूवर्ड्स जीरो, या एक साइड टूवर्ड्स इन्फिनाइट और दूसरा साइड कांस्टेंट, ठीक है, या दोनों साइड, ठीक है। तो ये सारे केसेस यहाँ पे आ गए। फिर क्या हो सकता है, एक साइड जीरो और दूसरा साइड कांस्टेंट, फिर एक साइड जीरो दूसरा साइड भी जीरो। थर्ड केस क्या हो सकता है, बस ये वाला कांस्टेंट, या इसी में मैं एक और केस मानता हूं कांस्टेंट के साथ, ठीक है। ये कांस्टेंट तो नहीं है बट ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चेंजिंग है बट विद इन सम रेंज जो है ये ऑस्किलेट कर रहा है एक ही पैटर्न को। समझ में आया ये सारे केस? चैट बॉक्स में बताओ बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे। सर ये लास्ट वाला केस एक बार और बता दीजिए। हाँ, ये लास्ट वाला केस ये है कि कांस्टेंट में ही मैंने ये कंडीशन मानी है। कांस्टेंट का मतलब कि किसी पर्टिकुलर अपर लेवल और लोअर लेवल यानी कांस्टेंट लेवल के बीच में ही चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट तक ऐसे ही होगा। जैसे साइनोसोडियल सिग्नल होता है, कॉस और साइन वो ऑस्किलेट करते हैं बिटवीन -1 टू +1 इनफाइनाइट तक। तो ये एक्चुअली +1 -1 के बीच में ही इनका नेचर चेंज हो रहा है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हो सकता है कि आपका ये एक सवाल ये जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करें। हमने अपनी परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही चीजें विदेशों में जाकर सुपरहिट हो गई, विदेशों में जाकर ट्रेंड कर रही है। प्राचीन ये आदर्श सोचा कौन है? क्लास का है क्या? यस सर। तुमको बेटा पता नहीं है म्यूट करके रखना होता है क्लास में? क्या कर रहे हो बैठ के? सर वो गलती से हो गया था सर। ठीक है, ये वाला केस समझ में आया, लास्ट वाला ऑस्किलेटिंग, सभी लोगों को क्लियर है? इससे ज्यादा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो। अगर सिग्नल किसी भी एक साइड इनफाइनाइट है, कि सिग्नल किसी भी एक साइड, अगर किसी भी एक साइड इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब सिग्नल किस टाइप का होगा? नीदर एनर्जी नॉर पावर, ठीक है, नीदर एनर्जी नॉर पावर, मतलब ना तो वो एनर्जी सिग्नल होगा ना ही वो पावर सिग्नल होगा।
क्लियर है? अगला केस, एक साइड है आपका एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, बट कंडीशन है एक साइड 0 हो रहा है तो दूसरे साइड भी आपको, यहाँ पे तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक साइड अगर इन्फिनाइट होगा तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, मतलब एक भी साइड इन्फिनाइट हुआ इसका मतलब अनबाउंडेड सिग्नल। अनबाउंडेड सिग्नल, तो सारे अनबाउंडेड सिग्नल आपके नीदर एनर्जी नॉर पावर होते हैं। दूसरा बाउंडेड सिग्नल है, बाउंडेड सिग्नल मतलब एक साइड एम्पलीट्यूड या तो जीरो हो रहा है तो दूसरी साइड या तो कांस्टेंट होगा या जीरो, ये ही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बाउंडेड सिग्नल। ये है बाउंडेड। तो बाउंडेड सिग्नल में तीन केसेस हैं एक्चुअली, एक तो ये कि जीरो, दूसरी साइड कांस्टेंट, दूसरा दोनों साइड जीरो, और तीसरा ये जो दोनों को मैंने कंसीडर किया है कि एम्पलीट्यूड किसी भी डायरेक्शन में जीरो नहीं है। तो जब जीरो हो रहा है, किसी भी एक साइड अगर जीरो हो रहा है और दूसरे साइड अगर कांस्टेंट या जीरो है, इस वाले केस से जो सिग्नल होगा वो होगा एनर्जी सिग्नल। और थर्ड केस जहां पे सिग्नल बाउंडेड ही है बट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ या वेरिंग बट विद इन सम कांस्टेंट जो है लिमिट, तो ये वाला केस होगा आपका पावर सिग्नल का। ये सभी को क्लियर है? हाँ या नहीं? सर बाउंडेड कैसे होगा सर, एक बार समझा दीजिए। बाउंडेड अनबाउंडेड सिग्नल नहीं पता क्या? बाउंडेड सिग्नल मतलब कि जिनका एम्पलीट्यूड t टेंड्स टू इनफिनाइट में एम्पलीट्यूड इनफिनाइट हो जाए, ये अनबाउंडेड सिग्नल है। ठीक है, t टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनाइट, मतलब टाइम पे अगर आप चेक करोगे लेफ्ट या राइट में और एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इनफिनाइट है मतलब बढ़ रहा है, तो अनबाउंडेड सिग्नल होंगे वो, मतलब उनको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। अनबाउंडेड सिग्नल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? 10 को अगर लिमिट में जो जहां डिसकंटिन्यूटी है या ऐसे सिग्नल जो बाउंडेड नहीं है, ठीक है, जैसे आपका केस है e⁻80 ut, इसको अभी मैं ग्राफिकल भी समझा दूंगा e⁻80 ut। तो अनबाउंडेड सिग्नल क्या है? ऐसे सिग्नल जिनका मैग्नीट्यूड बाउंडेड नहीं, बाउंड होने का मतलब कि किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो, ऐसा नहीं कि टाइम बढ़ाते जा रहा हो और एम्पलीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है और आखिरी में t टेंड्स टू इनफिनाइट में एम्पलीट्यूड इनफिनाइट हो जाए, तो ऐसे सिग्नल को हम अनबाउंडेड सिग्नल बोलते हैं। और अनबाउंडेड सिग्नल को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इसका मतलब इंटीग्रेट करने का मतलब क्या था? एरिया कैलकुलेट करना। अब अगर मैं इस सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करूंगा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, तो वो जो फॉर्मूला है उसका सिग्निफिकेंस समझो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है पहले तो, मॉड, ठीक है, तो पॉजिटिव ले लिया, फिर स्क्वायर किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, कहां से कहां? माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। क्लियर है? तो जब आप ये सब करोगे तो जो आंसर है उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि फाइनाइट होगा, इनफिनाइट होगा, ऐसे ही इंटरवल में करना है। तो ऐसे सिग्नल जो बाउंडेड ही नहीं है उनको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर सीधे सीधे इनफिनाइट आना ही है। तो ऐसे सिग्नल जो अनबाउंडेड हैं, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में उनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो वो सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल होंगे और ना ही पावर सिग्नल होंगे। फिर बचे बाउंडेड वाले केस। तो बाउंडेड में मुझे एम्पलीट्यूड चेक करना है जीरो हो रहा है या नहीं, तो जीरो वाले केसेस ये हैं एनर्जी, और ये वाले केस पावर। ठीक है, अब एक और जो है ऑब्जर्वेशन बस करके, अभी हम कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अगली वाली क्लास में कराऊंगा मैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ जरा देख के, ये चार केसेस हैं, मुझे बताओ कि कौन सा सिग्नल बाउंडेड, अनबाउंडेड, एनर्जी, पावर क्या है? या फिर इसको लिख दो ए रेक्टी बाय इसको 5 और ए को मान लेते हैं हम 8। ठीक है, 8 रेक्टी बाय 5। और क्या पड़ा हुआ है? सिग्नम पड़ा हुआ है। चलो बताओ पहले ये वाला सिग्नल,
ये एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है। इसका एम्पलीट्यूड चेक करो, t टेंड्स टू इन्फिनाइट में और t टेंड्स टू माइनस इन्फिनाइट पे। t इन्फिनाइट पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? फाइनाइट होगा, जीरो होगा, इन्फिनाइट होगा। फाइनाइट, जीरो, इन्फिनाइट, तीन ही पॉसिबल है। सर जीरो, जीरो। और t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी में इनफिनाइट। इन्फिनाइट। कितने लोगों को समझ में आया? इन्फिनाइट होगा, सही लिखा है ये? सर माइनस इन्फिनाइट पे तो जीरो होगा। जीरो होगा, एग्जैक्टली। जीरो होगा सर। हाँ, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, टेबल ही बना दो यार ताकि ध्यान रहे। बुक में ये सब नहीं मिलेगा, अभी समझ लो ध्यान से। अगला केस, ठीक है, तो इसका ग्राफ भी मैं यहाँ साथ साथ बना दे रहा हूँ लास्ट में। इसका ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप का। सेकंड केस, ई पावर, आप डायरेक्टली टी की वैल्यू रखो। देखो पहले कैसे निकालना, बाकी लोग यहाँ टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनाइट, तो ई की पावर माइनस इन्फिनाइट कितना होता है? ई पावर माइनस इन्फिनाइट जीरो, और यू ऑफ इन्फिनाइट वन। यू की वैल्यू इन्फिनाइट पे वन होती है, तो ये जीरो हो गया, जीरो इंटू वन। फिर टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनाइट रखोगे तो ई पावर प्लस इन्फिनाइट और यू ऑफ माइनस इन्फिनाइट। तो ई पावर इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट होता है, बट यू इन्फिनाइट कितना होता है? जीरो। और ये यू इन्फिनाइट वाला यू ऑफ माइनस इन्फिनाइट के पहले ही, जैसे ही आप टी लेस देन जीरो पे जाओगे, मतलब यू ऑफ माइनस वन पे ही जाओगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा। मतलब इन्फिनाइट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पहले ही जीरो हो चुका है। क्यों? क्योंकि u t लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन हर जगह जीरो हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचना इन्फिनाइट इंटू जीरो आपने जीरो लिख दिया है, तो ये भी जीरो है। अगला केस यहाँ पे बताओ क्या होगा? क्या होगा? e पावर 80 ut t टेंड्स टू इन्फिनाइट में। अपना म्यूट करो, जल्दी बताओ, 5 मिनट का टाइम है। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इन्फिनाइट, गुड। और यहाँ माइनस इन्फिनाइट पे जीरो। जीरो। जीरो, ठीक है। अगला ये e पावर माइनस 80 u ऑफ माइनस टी। सर इनफाइनाइट। जीरो। e पावर माइनस 80 u ऑफ माइनस टी, यहाँ पे क्या होगा? t टेंड्स टू इन्फिनाइट में जीरो होगा। क्लियर है? और यहाँ इनफाइनाइट। इन्फिनाइट होगा, एग्जैक्ट। यहाँ e पावर 80 u ऑफ माइनस टी, जीरो। t टेंड्स टू इन्फिनाइट पे जीरो, क्योंकि u ऑफ माइनस टी एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जीरो। जीरो, क्यों? t टेंड्स टू माइनस इन्फिनाइट रखोगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये कांस्टेंट होगा, तो जीरो इंटू वन। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पे इन्फिनाइट। थर्ड वाले का बनेगा आपका इस टाइप का, ठीक है, ये पहले ही जीरो हो जाएगा एक्चुअली यहाँ से ही। और फोर्थ वाले का ऐसे, यही बनेंगे ना पॉसिबल जो ग्राफ। अब सर मुझे एक बताओ, बार ई पावर माइनस 80 यू ऑफ माइनस टी का बता दीजिए। हाँ यहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ, सुनो। e पावर माइनस 80 u ऑफ माइनस टी, t टेंड्स टू, पहले ये समझो u ऑफ माइनस टी का ग्राफ क्या है। ग्राफ से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ये है u ऑफ माइनस टी का। और e पावर माइनस 80 का ग्राफ क्या है? e पावर माइनस 80, तो e पावर माइनस 80 आपका जो है ऐसे ग्राफ बनता है। पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है, बट पॉजिटिव में t टेंड्स टू इन्फिनाइट में ये जीरो हो जाएगा, और नेगेटिव में ये इन्फिनाइट होता है। इन दोनों को लेफ्ट राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो राइट में ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइट वैल्यू, और ये राइट में पूरा जीरो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन राइट में कितना होगा? जीरो, ठीक है। अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे ये जैसा नेचर एक्सपोनेंट का है वही बन जाएगा। तो इसका मतलब e पावर माइनस 80 u ऑफ माइनस टी का प्लॉट क्या होगा? राइट में पूरा जीरो और लेफ्ट में इंक्रीजिंग, तो t टेंड्स टू
माइनस इन्फिनाइट पे एम्पलीट्यूड इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये t टेंस टू माइनस इन्फिनाइट में एम्पलीट्यूड इन्फिनाइट लिखा हुआ है, और t टेंस टू 0 में, तो t टेंस टू प्लस इन्फिनाइट में ये जो है आपका, एक मिनट, प्लस इन्फिनाइट में ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिखा है। मैथमेटिकली चाहो तो वो भी रख सकते हो, रखो, पर मैथमेटिकली में फिर वो इन्फिनाइट इंटू 0 आपको समझना पड़ेगा। t टेंस टू प्लस इन्फिनाइट, तो e पावर माइनस इन्फिनाइट इंटू u ऑफ माइनस इन्फिनाइट, तो u ऑफ माइनस इन्फिनाइट कितना है, ये पहले ही 0 हो गया है, और e पावर माइनस इन्फिनाइट 0, तो 0 इंटू 0 यू विल गेट 0। फिर t टेंस टू, ये आ गया आपका t टेंस टू प्लस इन्फिनाइट, अब t टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, तो रखो e पावर प्लस इन्फिनाइट u ऑफ प्लस इन्फिनाइट, e पावर प्लस इन्फिनाइट इन्फिनाइट, और u ऑफ इन्फिनाइट इन्फिनाइट, तो आंसर क्या आ गया, इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने वैल्यूज रखी हैं, पॉजिटिव में जो है 0 रखा हुआ है और नेगेटिव में इन्फिनाइट। ऐसे ही e पावर at u ऑफ माइनस टी, पहले t टेंस टू इन्फिनाइट के लिए चेक कर लो, t टेंस टू इन्फिनाइट में e पावर इन्फिनाइट u ऑफ माइनस इन्फिनाइट 0 हो चुका है, और e पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव साइड में, क्योंकि u ऑफ माइनस इन्फिनाइट पहले आ गया, तो ये ग्राफिकल से जल्दी समझ में आएगा, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। और नेगेटिव के केस में e पावर माइनस इन्फिनाइट इंटू u ऑफ इन्फिनाइट, अगेन 0। ठीक है, चाहो तो ग्राफ बना लो, e पावर 80 का ग्राफ कैसे बनता है, e पावर 80 का ग्राफ यूं बनता है, और u ऑफ माइनस टी का प्लॉट ये बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ तो ये कांस्टेंट है और ये 0 हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आपका ऐसे प्लॉट बन जाएगा 0 वाला, और राइट में ये अनबाउंडेड है, बट ये पहले ही 0 हो चुका है, तो यहाँ से ही मल्टीप्लीकेशन आपका हर जगह 0 0 हो गया, ये आपका प्लॉट बनेगा रिजल्टेंट, दोनों साइड 0 0 एम्पलीट्यूड फाइनली, तो यहाँ 0 0 लिखा हुआ है। सर बट तो- आपने ऊपर तो आप सर ये वाला थर्ड वाला जो ग्राफ है, थर्ड वाला ग्राफ नहीं है, सर सर इसी टेबल में, हाँ थर्ड वाला ये, यस सर, सर उसमें तो आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी सर ग्राफ गया है ना, कौन सा, ये यस सर यही वाला, यस सर, ये पहले ही 0 हो गया, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि e पावर माइनस 80 ut का बनाओगे तो राइट में यहीं पे एक्चुअली 0 हो चुका है, ये बन गया ऊपर, ये मतलब बनाने में जो ओके है सर, गलती की है, एग्जैक्टली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि u ऑफ माइनस टी पहले ही 0 है राइट साइड में, ऐसे बनेगा, ऐसे। ओके क्लियर? सर, हाँ, Yes. अब मुझे केस बताओ कि कौन सा सिग्नल एनर्जी है, कौन सा पावर सिग्नल है, कौन सा NENP सिग्नल है, इन चारों में। जल्दी से बताओ, ये लास्ट चीज है जो पूछ रहा हूँ, उसके बाद क्लास एंड। पहला वाला केस फर्स्ट वाला एनर्जी सिग्नल, E, ये वाला अनबाउंडेड NENP, ये भी NENP, NP, और ये एनर्जी। E। ठीक है, तो इसकी एनर्जी मैंने कैलकुलेट कर ली है, इसकी तुम लोगों को करना है, और ये वाला अगली वाली क्लास में बताना जरा, अभी अगर समझ में आ गया तो 8 टाइम्स रेक्ट T/5, ये कौन सा सिग्नल है, एनर्जी या पावर, इसका आंसर बताना हो। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ना, अगली वाली क्लास में जो भी डाउट है वो पूछना, न्यूमेरिकल के लिए प्रीवियस गेट कर सकते हो। चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास।